प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। हमने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। इसमें शब्द दिया है, व्यंजन है, स्वर है और वर्ण है। तो वर्ण इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जानते हैं कि यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें ऑप्शन में आपको दिख जाएंगे, कह रहा है कि शब्द समूह को, ये तो होगा नहीं। बी कह रहा है कि वर्णों के संकलन को, ये भी नहीं होगा। कह रहा है कि शब्द गणना को, ये भी नहीं होगा। इसलिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या करेंगे, यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। कंठ मतलब जो कंठ है, यानी क वर्ग के जितने भी व्यंजन आएंगे उसको क्या कहेंगे, कंठ कहेंगे। इसमें पहला ऑप्शन आपका मिल जाता है क ख, यानी पहला ही ऑप्शन ठीक है। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में पुष्प व्यंजन कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में यानी उच्चारण करने पर मुंह से जब पुष्पा निकलती है उसमें उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि श श स ह, ये क्या करती है, सब मुंह से उष्मा निकलती है। इसे क्या कहेंगे, उष्म व्यंजन, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर होगा ए। पांचवें प्रश्न में देखेंगे, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं किस नाम से जानते हैं। तो जानते हैं कि भाई क से लेकर के उपपद तक जो वर्ग होता है इस पर से व्यंजन होता है। इसके बाद य र ल व क्या आता है, अंतस्थ में आता है। इस पर व्यंजन होगा नहीं, इसलिए क्या होगा, अंतः। उष्म में हमने बताया कि नीचे ये धीरे धीरे उष्म व्यंजन को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर है आपका अंतस्थ व्यंजन। अब आगे छठवें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष का मतलब जब मुंह से कंठ ध्वनियां जो होती हैं वाइब्रेशन करती हैं, यानी कंपन करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, घोष कहलाती है। तो घोष देखिए किसमें कंपन ज्यादा होता है। तो कहता है कि इसमें प होगा नहीं, क होगा नहीं, देखिए इसमें क्या आ रहा है कि कंपन कर रहा है, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन सी यानी कि द सही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण मतलब कि ध्वनि, यानी कि ध्वनि वायु जो होती है, प्राण मतलब वायु, वायु किसने, अल्प प्राण मतलब कम वायु निकलती है जिसमें, वो अल्प प्राण कहलाता है। कह रहा है कि अल्प प्राण देख लीजिए, इसमें अल्प प्राण में क्या है कि वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, अल्प प्राण होता है, यानी कि क और ग, पहला और तीसरा होता है। सॉरी, पहला और तीसरा क्या होता है, इसमें अल्प प्राण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। अब नासिक का मतलब मैंने कहा था कि स्पर्श व्यंजन में जो लास्ट में 5 यानी पंचमाक्षर जो आते हैं उसको नासिक है। नाक से भी ध्वनियां निकलती हैं, जैसे न, ञ, र, न, म, ये क्या है, नासिक है। इसमें से नासिक देख लेंगे हम लोग क्या है। तो नासिक व्यंजन जो है इसमें है आपका बी, करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब चलते हैं इसी के साथ आगे 9वें प्रश्न पे। कह रहे वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ग किन किन वर्णों से मिल करके बना है। देख लीजिए, पहला जो कह रहा है कि ज प्लस य, ये तो मान लेते कि होता है, लेकिन इसमें हलंत नहीं लगा। अगर हलंत लगा होता तो यही सही हो जाता। बी में देखते हैं ज प्लस य। अब ये देखिए दिखाई दे कि ज प्लस यहाँ से मिल करके क्या बनता है, और य बनता है। ज प्लस ध होता नहीं है, ज प्लस य होता नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। क्या होगा, बी। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है, यानी कि जिसमें से स्वर तंतुओं में कंपन
न हो, यानी कि बहुत कम होता है, उसे क्या कहते हैं, अघोषमण कहते हैं। तो देख लीजिए इसमें ब होगा नहीं, ज नहीं होगा, आ नहीं होगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका स, यानी कि डी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। अब देखते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। कह रहे 6 वर्ण किसके योग से बना है। तो 6 वर्ण भी मैंने बताया था कि कैसे बनेगा। क हलन प्लस श, च क प्लस च, ये नहीं होगा। क प्लस छ, ये भी नहीं होगा। अब क प्लस स, यानी अलग लगा के बड़ा सा बनता है, ये भी नहीं होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या मिलता है, ये ए मिलता है। हिंदी की श ध्वनि है, कैसी ध्वनि है, हिंदी की श ध्वनि। ध्यान से देखिएगा, मूर्धन्य नहीं है, तालव्य है। तालव्य है, दंत भी नहीं, दंत में देखेंगे होठ में ओठ सकता है, इसलिए इसमें क्या है, तालव्य है। यानी कि हिंदी की श ध्वनि किससे है, यानी कि तालव्य है। ठीक है। अब चलेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, बताइए। 13 जानते हैं, उसमें से 2 अयोग वाक्य को निकाल देते हैं, इसलिए हमारे पास कितनी बचती है, 11। इसको हम लोग लगाएंगे करेक्ट ऑप्शन सी पर, क्योंकि हम लोग अयोग वाक्य अं और अ को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, ये पेपर में आया हुआ है, इसको देख लीजिए। इसमें पेपर में आया 50 नहीं होता है, 11, 51 नहीं और 53 भी नहीं, इसलिए किसको माना गया है, यानी कि सी को। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। 15 प्रश्न पे देखिए। हिंदी वर्णमाला में अयोग वर्ण कौन से हैं। अब देख लीजिए अयोग कौन सा होगा। तो इसमें हमने बताया कि 13 जो स्वर होते हैं उसमें से मिला 2 निकाल दिए जाते हैं। ये आप क्या है, ये तो स्वर में आते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। अयोग में आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है अं और आ जाता है। ठीक है। अब 16वें प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मैंने बताया था कि 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ है और 4 उष्म व्यंजन है, उनको मिला करके 8 33 हो जाते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सी हो जाता है। फिर 17 क्वेश्चन को देखिए। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं, इसमें से ध्यान दीजिएगा कि नासिक के नाक से आवाज नहीं निकलती, साउंड नहीं आता है। कह रहा मूर्धन्य, इसमें भी जीभ नहीं मुड़ता है। फिर कह रहा है कि ओष्ठ सटने का कोई सवाल नहीं है इसमें, इसीलिए कर्ण और तालव्य से निकलता है। जो एक आय है वो कर्ण और तालव्य से निकलता है, इसलिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अब 18वें प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। आप लोग स्वर जानते हैं, इसमें से कौन सा स्वर नहीं होगा। तो कह रहा है कि अ उ ए, ये तो आप जानते हैं कि तीनों क्या है, स्वर। पूछ क्या रहा है, स्वर नहीं है, इसमें यह स्वर नहीं है। ठीक है, आप समझ गए ना कि स्वर कौन सा नहीं है इसमें, यह। ठीक है। अब 19वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहे अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक, जिसको पद्माक्षर भी कहते हैं। तो हम बताएं कि इस बार व्यंजन में जो 5वां अक्षर होता है वो क्या कहलाता है, पद्माक्षर कहलाता है, और उसे नासिक या अनुनासिक भी कहते हैं। तो कह रहा है कि वर्ग में पद्माक्षर यानी क, यानी वर्ग का पहला अक्षर तो होगा नहीं, वर्ग का तृतीय अक्षर यानी कि ग और ज, ये वाला होगा भी नहीं। वर्ग के चतुर्थाक्षर यानी कि घ झ, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए चौथे वाला भी नहीं। अब किस पे चला जाएगा, पद्माक्षर के, यानी कि जो वर्ग का 5वां अक्षर होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग अनुनासिक कहते हैं। ठीक है। फिर 20वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। फिर से देखिए अयोगवाह, अयोगवाह देखिए विसर्ग को ही कहा जाता है। किसको, महाप्राण को कहेंगे, नहीं तो व्यंजन को कहेंगे महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। तो ठीक है, एक में मिस्टेक हो गया है, अल्प प्राण होना चाहिए था, इसमें अल्प प्राण होना चाहिए था। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, इसलिए इसमें क्या होगा, विसर्ग। क्या होगा, विसर्ग। अब 21वें प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर लव किस प्रकार की ध्वनि है। ध्यान से लीजिएगा, मैं बताया था कि लव किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक, उच्छेद, प्रकंपित, संघर्षित।
मैंने बताया था कि पार्श्विक क्या है, यानी कि लॉ पार्श्विक होता है। क्या होता है? लॉ पार्श्विक होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका होता है ए। निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन है? द्विगुण व्यंजन यानी उच्छिष्ट व्यंजन मैंने बताया था, बस शब्दों का हेर फेर है। उच्छिष्ट व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो इसमें तो देखिए च वर्ग में आता है, ये क वर्ग में आता है, ये प वर्ग में आता है। इसमें तो आएगा नहीं, मैंने बताया था कि ये ट वर्ग में जो आएगा, ये ट वर्ग में जो होता है, ये दो जब बिंदु लगा देने के बाद क्या हो जाते हैं? द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इसलिए ये इसका आंसर होगा ए। अब कह रहे ह्रस्व स्वर कौन सा है? ह्रस्व यानी कि स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो आप पहचान लीजिए अ ई उ ई, अ आ ई ई। ये भी नहीं होगा क्योंकि उसमें आ आया हुआ है, ई भी आया हुआ, बड़ी आया है, इसलिए नहीं होगा। ए ऐ ओ औ, अंग आ, ये भी नहीं होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका दिख रहा है क्या? ये ठीक है। अब कह रहा है कौन स्वर नहीं है, यानी कि 24वें प्रश्न में कह रहा है कि स्वर नहीं है। अब देख करके पहचान जाएंगे कि स्वर कौन सा नहीं है। कह रहा है कि अ स्वर है, उ स्वर है, ई स्वर है, ब क्या है? स्वर नहीं, क्योंकि ये व्यंजन है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। अब 25वें क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? अभी तो हर्ष स्वर देखे हैं ऊपर, अब किस पे क्या देखेंगे? दीर्घ स्वर, यानी कि उच्चारण करते हुए जब ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देख लीजिए आ, उच्चारण करने में लंबा समय लगा। अ उ री, ये क्या है सब? ह्रस्व स्वर। ये आपका दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है ए सही। आज ये क्लास एंड होता है।